कभी सोचा है कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे साम्राज्य में आग लगा सकती है? आज हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे और 1857 के उस महाविद्रोह के पीछे की कहानी को, उसकी वजहों को एक-एक करके समझेंगे। आखिर वो कौन सी घड़ी होती है, वो कौन सी वजह होती है जब लोग अपनी किस्मत के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं? देखिए, इतिहास गवाह है कि इसका जवाब कभी भी सीधा साधा नहीं होता। और बात जब 19वीं सदी के भारत की हो, तो यहाँ तो कोई एक वजह थी ही नहीं, बल्कि ये तो हर तरफ से उठता हुआ एक तूफान था। आप समझ लीजिए कि गुस्से और बेचैनी की कई अलग अलग नदियां थीं, जो एक साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बड़े सैलाब की जमीन तैयार कर रही थीं। तो चलिए, पहली धारा, पहली नदी को समझते हैं। ये कहानी है भारत के उन शासकों की, उन राजा नवाबों की, जिनकी आंखों के ठीक सामने उनकी सदियों पुरानी सत्ता, उनका मान सम्मान, सब कुछ बेरहमी से छीना जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का तरीका बड़ा सोचा समझा था। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप काम किया। पहले तो नवाबों और राजाओं के दरबार में अपने रेजिडेंट्स बिठा दिए। फिर धीरे धीरे उनकी आज़ादी कम कर दी, उनकी अपनी सेनाओं को ख़त्म कर दिया और आखिर में तो उनके खजाने और ज़मीन जायदाद सब पर कब्जा जमा लिया। अब ऐसा नहीं था कि कोशिशें नहीं हुई। कई राजघरानों ने बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश की, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो अपने गोद लिए बेटे का हक मांग रही थीं। उधर नाना साहब कह रहे थे कि मेरे पिता की पेंशन मुझे दे दो। लेकिन कंपनी तो अपनी फौजी ताकत के नशे में चूर थी। उसने इन सारी बातों को, इन सारी अपीलों को सिरे से खारिज कर दिया। और मामला यही नहीं रुका। 1856 में अवध पर कुशासन का इल्जाम लगाया और उसे भी हड़प लिया। इसके बाद तो उन्होंने सीधे मुगल बादशाहत को ही खत्म करने की ठान ली। ये मानो ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा था। गवर्नर जनरल कैनिंग ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर के बाद कोई मुगल बादशाह नहीं होगा। अच्छा, तो ये तो हुए राजा नवाबों की बात। अब चलते हैं असंतोष की दूसरी धारा की तरफ। ये वो गुस्सा था जो हिंदुस्तान के गांव से फूट रहा था। हुआ ये कि कंपनी की जो आर्थिक नीतियां थीं, वो किसानों और जमींदारों दोनों की कमर तोड़ रही थीं। गांवों में माहौल बहुत खराब था। एक तो भारी भरकम टैक्स, ऊपर से लगान वसूलने के इतने सख्त तरीके। अगर कोई साहूकार से कर्ज ले ले तो चुकाना नामुमकिन। तो इस पूरे चक्रव्यूह में फंसकर किसान धीरे धीरे अपनी वो जमीनें खो रहे थे, जिन्हें उनकी पीढ़ियों ने अपने खून पसीने से सींचा था। और सबसे जरूरी बात क्या थी पता है? ये गुस्सा सिर्फ गांव और खेतों तक ही नहीं रहा। ये आग सीधे पहुंच गई कंपनी की फौजी छावनियों में। क्यों? क्योंकि जो सिपाही वर्दी पहने खड़े थे, वो असल में इन्हीं गांव के किसान के बेटे थे। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी तीसरी और शायद सबसे विस्फोटक कहानी। ये है कंपनी की अपनी ही फौज के अंदर सुलगता हुआ गुस्सा, उसके भारतीय सिपाहियों के दिलों में पनपता हुआ असंतोष। देखिए, सिपाहियों की अपनी परेशानियां तो थी ही। तनख्वाह कम थी, नौकरी के हालात अच्छे नहीं थे, ऊपर से अंग्रेज अफसरों का बर्ताव भी ठीक नहीं था। लेकिन असली दिक्कत तब शुरू हुई जब कंपनी ने कुछ ऐसे नए नियम बनाए जो सीधे सीधे उनके धर्म और उनकी आस्था पर हमला थे, और ये चीज बर्दाश्त के बाहर थी। अब उनके इस गुस्से को समझने के लिए ना, उस जमाने की एक बहुत गहरी मान्यता को समझना होगा। उस वक्त ये माना जाता था कि अगर कोई समंदर पार कर ले, जिसे काला पानी कहते थे, तो उसका धर्म और उसकी जाति दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। और ये समंदर पार जाने वाला मुद्दा कोई नया नहीं था, ये तो सालों से सुलग रहा था। 1824 में भी सिपाहियों ने समंदर के रास्ते बर्मा जाने से मना कर दिया था और उन्हें इसकी बहुत बड़ी सजा मिली। लेकिन फिर 1856 में कंपनी एक नया कानून ले आई, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। अब इसके तहत फौज में भर्ती होने वाले हर नए सिपाही को ये मानना पड़ता कि अगर हुक्म हुआ तो उसे समंदर पार जाना ही होगा। मतलब अब ये मजबूरी बन गई थी। तो अब हम पहुंचते हैं असंतोष की चौथी और आखिरी धारा पर, और ये किसी एक चीज से नहीं, बल्कि एक गहरे डर से पैदा हुई थी। लोगों के मन में ये बात घर कर गई थी कि अंग्रेज सिर्फ उनकी जमीन और सत्ता ही नहीं छीन रहे, वो तो उनकी पूरी संस्कृति, उनकी पूरी पहचान को ही खत्म कर देना चाहते हैं। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, सिक्के के दो पहलुओं की तरह। एक तरफ तो अंग्रेज थे जो सती प्रथा पर रोक लगाने या विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने जैसे कानूनों को समाज सुधार का नाम दे रहे थे।
लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि ज्यादातर भारतीयों को ये सब अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने रीति रिवाजों पर सीधा हमला लग रहा था। और इस सुलगती हुई आग में घी डालने का काम किया ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों ने। 1830 के बाद उन्हें भारत में पूरी आज़ादी मिल गई। वो ज़मीन खरीद सकते थे, अपने धर्म का प्रचार कर सकते थे, और तो और 1850 में एक नया कानून भी आ गया, जिससे ईसाई धर्म अपनाना और भी आसान हो गया। बस इसके बाद तो लोगों का शक यकीन में बदलने लगा। तो अब पूरी तस्वीर देखिए। शासकों का अपमान, किसानों और जमींदारों की गरीबी, सिपाहियों की आस्था पर चोट और आम लोगों के मन में अपनी संस्कृति खोने का डर। ये जो 4 अलग-अलग नदियां थीं गुस्से की, अब वो सब एक साथ मिलकर एक भयानक सैलाब बनने को तैयार थीं। तो सबसे बड़ी बात यही थी, जो परेशानियां पहले अलग-अलग लोगों की थीं, वो अब पूरे समाज की एक साझा तकलीफ बन चुकी थीं। राजा अपनी सत्ता खोकर नाराज थे, किसान अपनी जमीन खोकर, सिपाहियों का अपने मालिकों से भरोसा उठ चुका था, और आम जनता को लग रहा था कि उनका पूरा रहन सहन, उनकी पूरी दुनिया ही खतरे में है। तो अब सोचिए, राजा, किसान, सिपाही, समाज का हर तबका अब एक ब्रेकिंग पॉइंट पर था। सबके सब्र का बांध टूट चुका था। सवाल अब ये नहीं बचा था कि विद्रोह होगा या नहीं। नहीं, सवाल सिर्फ एक था कि ये चिंगारी आग कब बनेगी। 1857 के महाविद्रोह के लिए जमीन पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। सोचिए जरा, साल 1857 का भारत, हवा में एक अजीब सा तनाव है, एक बेचैनी है। ब्रिटिश राज अपनी पूरी ताकत पर है, लेकिन सतह के नीचे एक तूफान पनप रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस बड़े विद्रोह से ठीक पहले एक आम नागरिक और एक फौजी सिपाही के दिल और दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। इसके लिए हमें उस दौर में जाना होगा और उस वक्त को 2 ऐसे लोगों की नज़रों से देखना होगा जिन्होंने उस माहौल को न सिर्फ जिया था बल्कि महसूस भी किया था। एक तरफ है विष्णु भट्ट गोडसे, एक ब्राह्मण जो एक सफर पर निकले थे और अनजाने में ही इतिहास के गवाह बन गए, और दूसरी तरफ है सीताराम पांडे, एक तजुर्बेकार सिपाही जिन्होंने अपनी जिंदगी के 48 साल अंग्रेजी हुकूमत की फौज में दिए। सोचिए, एक आम आदमी और एक फौजी, इनकी दुनिया कितनी अलग होगी, और इनके सोचने का तरीका भी। चलिए सबसे पहले विष्णु भट्ट के साथ उनके सफर पर चलते हैं। उनकी बातों से ना एक अजीब से डर का पता चलता है। ये डर सिर्फ अंग्रेजों का नहीं था, बल्कि ये डर था अपना धर्म खो देने का। तो होता यह है कि रास्ते में विष्णु भट्ट को कुछ सिपाही मिलते हैं और वो उन्हें एक चेतावनी देते हैं। कहते हैं, आगे मत जाओ, 3 दिन में सब कुछ बदलने वाला है। ये एक ऐसी चेतावनी थी जिसने विष्णु भट्ट को अंदर तक हिलाकर रख दिया। सिर्फ एक नंबर 84, पर यकीन मानिए ये कोई मामूली नंबर नहीं था। ये उस अफवाह की जड़ था जिसने पूरे उत्तर भारत में डर और गुस्से की आग सी लगा दी थी। आखिर क्या था इस 84 के पीछे का राज? तो भाई बात कुछ यूं फैली कि अंग्रेजों ने 84 नियमों की एक सीक्रेट लिस्ट तैयार की है, और इसका मकसद सिर्फ एक था, हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म को जड़ से खत्म कर देना। कहा तो ये भी गया कि जब ये लिस्ट राजाओं के सामने रखी गई तो उन्होंने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया और गुस्से में लौट गए, और बस यहीं से एक धर्म युद्ध की खुफिया तैयारी शुरू हो गई। अब सिक्का पलटता है। चलिए फौज की बैरकों में चलते हैं और सीताराम पांडे की आंखों से हालात को देखते हैं। तो क्या उनके लिए भी ये एक धर्मयुद्ध था, या कहानी कुछ और थी? सीताराम पांडे वो सिपाही थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अंग्रेजी फौज को दे दी थी। 48 साल की लंबी सर्विस के बाद भी वो वफादार बने रहे। तो जाहिर है, जब ऐसा कोई इंसान कुछ कहता है तो वो फौज के अंदर की असलियत बयान कर रहा होता है। तो सीताराम के हिसाब से ना, असली जड़ धर्म नहीं बल्कि अविश्वास था, धोखा था। एक ऐसा राजनीतिक धोखा जिसने सिपाहियों के दिल में सरकार के खिलाफ शक का बीज बो दिया था। सीताराम के मुताबिक पूरी कहानी बिल्कुल सीधी सादी थी। पहला कदम, अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा किया, बस यहीं से सिपाहियों का भरोसा टूट गया। दूसरा कदम, नवाब के एजेंटों ने इस गुस्से को और हवा दी, झूठ फैलाकर। और तीसरा कदम, बगावत। एक चिंगारी का इंतजार था और फिर विद्रोह होना ही था। और अब कहानी के दोनों धागे एक जगह आकर मिलते हैं। एक तरफ धर्म को बचाने का डर, दूसरी तरफ राजनीतिक धोखा, और इन दोनों को एक साथ लाने वाली थी एक बहुत ही छोटी सी चीज, एक कारतूस। तो हुआ ये कि ठीक उसी समय अंग्रेज एक नई राइफल लाए,
देखने में तो ये बस एक नया हथियार था, पर इसके कारतूसों में वो चिंगारी छुपी थी जो पूरे देश में आग लगाने वाली थी। तो सवाल ये है कि ये अफवाह इतनी खतरनाक क्यों साबित हुई? वजह सीधी थी। ये सिर्फ अफवाह नहीं थी, ये हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों की आस्था पर सीधा हमला था। जरा सोचिए, जिस कारतूस को दांतों से काटना है उस पे गाय और सूअर की चर्बी लगी हो, ये तो सीधे सीधे आग में घी डालने जैसा था। और बस यहीं पर विष्णु भट्ट जैसे आम लोगों का डर सच होता नजर आने लगा। सीताराम बताते हैं कि इस कारतूस वाली बात को आप कह सकते हैं कि इस तरफ फैलाया गया कि देखो, ये फाइनल प्रूफ है अंग्रेजों की उस बड़ी साजिश का, हम सबको ईसाई बनाने की साजिश का। तो हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं। असली वजह क्या थी, धर्म या राजनीति? सच तो यह है कि ये दोनों का एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल था। तो एक तरफ था आम लोगों में फैला हुआ वो डर कि उनकी संस्कृति, उनका धर्म सब कुछ छीन लिया जाएगा, और दूसरी तरफ था सैनिकों का गुस्सा कि उनके साथ सरेआम धोखा हुआ है, उनकी आन बान शान छीनी गई है। विष्णु भट्ट जैसे लोगों के लिए मामला एकदम साफ था। एक धर्मयुद्ध की तारीख तय हो चुकी थी। ये उनकी अपनी आस्था को बचाने की लड़ाई थी। लेकिन सीताराम की नज़र से देखें तो कहानी बिल्कुल अलग थी। उनके हिसाब से अवध पर कब्जे की वजह से सिपाहियों का दिमाग तो पहले से ही खौल रहा था। वो गुस्से में भरे बैठे थे। चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह ने तो बस उस आग को हवा दे दी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि इतिहास को शक्ल किस चीज से मिलती है? उससे जो असल में हुआ, या उससे जो लोगों ने मान लिया कि हो रहा है? शायद 1857 का ये विद्रोह हमें यही सिखाता है कि कभी-कभी यकीन हकीकत से कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तो साल था 1857। एक छोटी सी चिंगारी और उसने पूरे उत्तर भारत में जैसे आग लगा दी। जो शुरू हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सिपाहियों की एक मामूली सी बगावत से, वो देखते ही देखते एक बहुत बड़े जन विद्रोह में बदल गया। चलिए आज इस कहानी को थोड़ा करीब से देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे था, कदम दर कदम। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक छोटा सा विरोध एक पूरी क्रांति, एक रेवोल्यूशन में बदल कैसे जाता है। 1857 की जो घटनाएं हैं ना, वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये हमें दिखाती हैं कि जब बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पर ये मान लेते हैं कि उन सब का दुश्मन एक ही है, तो क्या हो सकता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1857 के उत्तर भारत से। ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ रूल करते हुए सोचिए पूरे 100 साल हो चुके थे, एक सदी। लेकिन अब उनके सामने एक ऐसी चुनौती आने वाली थी जैसा उन्होंने सोचा भी नहीं था। और इस पूरी आग की जो असल चिंगारी थी ना, वो थी एक नई राइफल का कारतूस। सिपाहियों के बीच एक खबर आग की तरह फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। अब सोचिए, हिंदू सिपाहियों के लिए गाय पवित्र है और मुस्लिम सिपाहियों के लिए सूअर हराम। तो दोनों के लिए ही ये सीधे सीधे उनके धर्म को भ्रष्ट करने जैसी बात थी। इसके बाद चीजें बहुत तेजी से बदलीं। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को अपने अफसरों पर हमला करने के लिए फांसी दे दी गई। फिर कुछ ही दिन बाद मेरठ में सिपाहियों ने उन नए कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया, और इसके जवाब में 9 मई को ब्रिटिश अफसरों ने एक ऐसा कदम उठाया जो बहुत ही ज्यादा सख्त था। 1 या 2 नहीं, पूरे के पूरे 85 सिपाहियों को न सिर्फ नौकरी से निकाला गया, बल्कि उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुना दी गई। 10 साल! ये सजा इतनी कठोर थी ना कि इसने बाकी सिपाहियों के लिए सब कुछ बदल के रख दिया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। और फिर अगले ही दिन 10 मई को मेरठ में जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। वहां मौजूद दूसरे भारतीय सिपाहियों ने इसका जवाब दिया। और क्या जवाब दिया? वो सीधे जेल की तरफ मार्च कर गए, अपने 85 साथियों को आज़ाद कराया, ब्रिटिश अफसरों पर हमला किया और फिरंगियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ये जो शब्द है ना, फिरंगी, इसका मतलब सिर्फ फॉरेनर या विदेशी नहीं था। इस शब्द में गुस्सा था, नफरत थी, एक तिरस्कार का भाव था। विद्रोहियों के लिए इसका मतलब साफ था, इन विदेशियों के शासन को अब खत्म करना है। ओके, तो मेरठ में बगावत तो शुरू हो गई, पर अब आगे क्या? इसका जवाब था दिल्ली। इन सिपाहियों ने अपना अगला कदम दिल्ली की तरफ बढ़ाया और उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल था। चलो, ब्रिटिश शासन को तो खत्म कर देंगे, लेकिन उनके बाद इस देश पर राज कौन करेगा? क्योंकि देखिए,
किसी भी विद्रोह को सफल होने के लिए एक लीडर की, एक चेहरे की जरूरत होती है। और इस सवाल का जवाब सिपाहियों के पास था, और वो जवाब था मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। अब देखिए, उस वक्त तक मुगल सत्ता काफी कमजोर हो चुकी थी, नाम मात्र की रह गई थी, लेकिन बादशाह आज भी पूरे देश के लिए एक सिंबल थे, एक प्रतीक थे। और फिर जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। 10 मई की रात मेरठ के सिपाही पूरी रात घोड़े दौड़ाते हुए दिल्ली के लिए निकले। 11 मई की सुबह तक वो दिल्ली पहुंच चुके थे। जैसे ही दिल्ली में मौजूद दूसरी रेजिमेंट्स को इसकी खबर मिली, उन्होंने भी बगावत कर दी। सबके सब सिपाही जाल किले पर इकट्ठा हुए और उन्होंने बूढ़े हो चुके बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। हालांकि बादशाह खुद इस बड़ी जिम्मेदारी को लेने से हिचकिचा रहे थे। बादशाह के भले ही न चाहते हुए इस बगावत को सपोर्ट करने के फैसले के बहुत दूरगामी परिणाम हुए। एक छोटी सी बगावत अब एक ऑर्गेनाइज्ड विद्रोह, एक रिबेलियन बनती जा रही थी। और यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने हालात को समझने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्हें लगा अच्छा ठीक है, ये कारतूसों का गुस्सा है, थोड़े दिन में शांत हो जाएगा। लेकिन असल में बहादुर शाह जफर के एक हाँ कहने ने पूरी सिचुएशन को ही बदल कर रख दिया था। गेम पूरा पलट चुका था। इस एक फैसले का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बहुत गहरा था। अब लोगों के पास लड़ने के लिए एक वजह थी, एक चेहरा था। उन्हें एक विकल्प, एक ऑल्टरनेटिव दिख रहा था कि अंग्रेजी राज की जगह मुगल बादशाह के नीचे उनका अपना शासन हो सकता है। और इस सोच ने लोगों में हिम्मत, उम्मीद और एक नया कॉन्फिडेंस भर दिया। और दिल्ली से जो खबर निकली, उसने एक सिग्नल का काम किया। ऐसा लगा जैसे किसी ने सूखी घास में आग लगा दी हो। अब ये बगावत की आग पूरे उत्तर भारत में फैलने वाली थी। जैसे ही खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है, एक के बाद एक कई छावनियों में बगावत शुरू हो गई। कानपुर, लखनऊ, झांसी, रामगढ़, बरेली, अवध, बिहार, पूरा का पूरा उत्तर भारत इस आग की लपेट में आ गया और ये शहर विद्रोह के नए मजबूत सेंटर बन गए। और अब ये लड़ाई सिर्फ सिपाहियों की नहीं रह गई थी, इसमें अब शामिल हो रहे थे स्थानीय नेता, जमींदार और शासक भी। जैसे कानपुर में नाना साहिब ने ब्रिटिश फौजों को शहर से बाहर निकाल दिया। वहीं लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ इस विद्रोह को ऑर्गेनाइज करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई तो विद्रोही सिपाहियों के साथ मिलकर तांतिया टोपे के साथ अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दे रही थीं। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के मंडला रीजन में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने भी 4000 सैनिकों की सेना को लीड किया। चलिए अब जरा सोचिए उन अंग्रेजों के बारे में जो भारत में थे। उनके लिए ये सिचुएशन एक बुरा सपना बनती जा रही थी। वो एक ऐसे जन विद्रोह का सामना कर रहे थे जो भारत में उनके पूरे अस्तित्व के लिए ही एक खतरा बन गया था। देखिए, ब्रिटिशर्स गिनती में बहुत कम थे और उन्हें एक के बाद एक कई लड़ाइयों में हार मिल रही थी। इससे आम लोगों में एक विश्वास पैदा हो गया कि अंग्रेजों का राज अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। और इस विश्वास ने और भी लोगों को विद्रोह में शामिल होने के लिए हिम्मत दी। अगस्त 1857 तक आते आते ब्रिटिशर्स की हालत कितनी खराब थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। एक ब्रिटिश ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को एक टेलीग्राम भेजा और उसमें उनका डर साफ झलक रहा था। उन्होंने लिखा, हमारे आदमी अपने खिलाफ खड़ी संख्या और इस न खत्म होने वाली लड़ाई से डरे हुए हैं। हर गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार हमारा विरोध करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। तो कैसे एक हिचकिचाते हुए बादशाह के सिर्फ एक फैसले ने एक छोटी सी बगावत को एक पूरे देश के विद्रोह में बदल दिया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब लोगों को एक पुरानी सिस्टम के खिलाफ एक नया विकल्प, एक नई संभावना दिखती है, तो वो क्या कुछ कर गुजरने की हिम्मत जुटा सकते हैं। 1857 का विद्रोह एक ऐसी आग जो तेजी से फैल रही थी और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की चूल्हे हिला दी थी। तो सवाल यह है, कंपनी ने इसका जवाब कैसे दिया? चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि कैसे कंपनी ने अपनी पूरी ताकत झोंककर इस बगावत को दबाया। और ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है ना? मतलब जब कोई बगावत इतने बड़े लेवल पर फैल जाए पूरे देश में, तो उसे दबाने के लिए क्या किया जाता है, क्या स्ट्रैटेजी होती है? बस यही वो चुनौती थी जिसका सामना कंपनी को करना था। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले, कंपनी का पलटवार, फिर दिल्ली का पतन कैसे हुआ, इसके बाद उत्तर भारत में जंग कैसे जारी रही, चौथा,
जोर जबरदस्ती और मनाने की रणनीति क्या थी, और आखिर में देखेंगे कि इस सब की कीमत क्या चुकानी पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, विद्रोह इतना भयानक था कि कंपनी को समझ आ गया था कि अब कोई छोटा मोटा एक्शन काम नहीं करेगा। उन्हें एक निर्णायक, एक जबरदस्त जवाबी कार्रवाई करनी ही होगी। तो उन्होंने एक 3 पॉइंट प्लान पर काम किया। सबसे पहला काम, इंग्लैंड से और फौजी बुलाए गए, रीइंफोर्समेंट्स। दूसरा, नए कानून पास किए गए ताकि बागियों पर जल्दी से मुकदमा चलाकर सजा दी जा सके, कोई देरी ना हो। और तीसरा, अपनी सेना को सीधा उन जगहों पर भेजा गया जो विद्रोह के गढ़ बन चुके थे। अब आते हैं दिल्ली पर। दिल्ली, जो उस वक्त इस पूरे विद्रोह का सिंबॉलिक हार्ट बन चुकी थी। इसे वापस जीतना कंपनी के लिए सबसे जरूरी था। और यहां पर चीजें बहुत तेजी से बदली। 3 सितंबर को देखिए, भारी तादाद में और सैनिक आ गए और उसी महीने सितंबर में ही दिल्ली पर विद्रोही ताकतों से वापस कब्जा कर लिया गया। और जैसे ही दिल्ली हाथ में आई, फौरन मुगल बादशाह पर मुकदमा शुरू कर दिया गया। अच्छा, ये जो ब्रिटिश मिलिट्री ऑपरेशन था, ये कितना बड़ा था, इसका अंदाजा बस एक बात से लगाइए। जो घेराबंदी करने वाली टुकड़ी दिल्ली पहुंची थी, वो 7 मील लंबी थी। 7 मील! सोचिए, 7 मील लंबा काफिला, जिसमें हाथियों से खींची जाने वाली तोपें थीं, गोला बारूद से लदी गाड़ियां थीं। मतलब ये एक मैसिव ऑपरेशन था। और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उन पर मुकदमा चला और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उन्हें देश से निकालकर रंगून भेज दिया गया और वहीं 1862 में उनकी मौत हो गई। सच कहें तो ये एक पूरे युग का अंत था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। दिल्ली पर कब्जा हो गया, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि विद्रोह थम गया। लड़ाई तो अभी भी जारी थी। नॉर्थ इंडिया के कई हिस्सों में लोग अगले 2 साल तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। दिल्ली तो था ही, पर इसके अलावा मेरठ, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, फैजाबाद, ये सब शहर भी विद्रोह के बड़े सेंटर बने हुए थे। मतलब ये लड़ाई किसी 1-2 जगह पर नहीं, बल्कि बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी। तो कंपनी ने एक-एक करके इन सेंटर्स को टारगेट करना शुरू किया। सबसे पहले मार्च 1858 में लखनऊ पर कब्जा कर लिया गया। फिर जून 1858 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो भी लड़ते लड़ते हार गईं और वीर गति को प्राप्त हुईं। रानी अवंतीबाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें शुरू में जीत तो मिली, लेकिन जब अंग्रेजी सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया तो उन्होंने सरेंडर करने के बजाय मौत को गले लगाना बेहतर समझा। और तात्या टोपे, वो मध्य भारत के जंगलों में चले गए और वहां से उन्होंने गुरिल्ला लड़ाई जारी रखी। उन्हें आदिवासियों और किसानों का भी काफी सपोर्ट मिला, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चला। आखिरकार अप्रैल 1859 में उन्हें पकड़ लिया गया, मुकदमा चला और उन्हें भी मार दिया गया। अच्छा, यहां कंपनी की स्ट्रैटेजी को समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो सिर्फ ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, उनकी एक 2 तरफा रणनीति थी। एक तरफ जोर जबरदस्ती, तो दूसरी तरफ लोगों की वफादारी जीतने की कोशिश। तो ये रणनीति थी क्या? देखिए, एक तरफ था ब्रूट फोर्स, मतलब सीधी सीधी ताकत। विद्रोह को कुचलने के लिए मिलिट्री कैंपेन चलाए गए, गुरिल्ला लड़ाकों को पकड़ा गया और सैकड़ों सिपाहियों, बागियों, नवाबों और राजाओं को फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ वो वफादारी जीतने की भी कोशिश कर रहे थे। कैसे? जो जमींदार वफादार थे, उन्हें इनाम दिए गए कि वो अपनी जमीनें रख सकते हैं। जिन बागियों ने किसी गोरे को नहीं मारा था, उनके लिए माफी का ऐलान किया गया और ये वादा भी किया गया कि उनके अधिकार और जमीन के दावे नहीं छीने जाएंगे। तो ये सब तो हुआ, लेकिन इस पूरे संघर्ष का आखिरी नतीजा क्या निकला? इसकी कीमत क्या थी? और ये कीमत बहुत भारी थी। भले ही माफी और वादों की बात की गई थी, लेकिन असलियत ये थी कि सैकड़ों सिपाहियों, बागियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चले और उन्हें फांसी दे दी गई। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है ना, कि जब किसी विद्रोह को इस तरह कुचल दिया जाता है तो असल में क्या खोता है और क्या हासिल होता है। इन घटनाओं के जो दूर तक जाने वाले नतीजे हुए, उन पर सोचना बहुत जरूरी है। नमस्कार, आज बात करते हैं 1857 के उस विद्रोह की, जिसने भारत में ब्रिटिश हुकूमत की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। जब हम लखनऊ जैसी जगहों के खंडहरों को देखते हैं तो वो सिर्फ टूटी फूटी दीवारें नहीं होती। असल में ये इमारतें उस दौर की, उस उथल पुथल की गवाह हैं जिसने एक साम्राज्य की नींव हिला दी थी।
तो सबसे पहले बात करते हैं शासन के एक नए दौर की। देखिए, 1859 तक अंग्रेजों ने विद्रोह को तो दबा दिया था, लेकिन उन्हें एक बात साफ समझ आ गई थी कि अब पुरानी नीतियों से काम नहीं चलने वाला। यहां से एक नए साम्राज्य की शुरुआत होनी थी। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या था? वो था सत्ता का ट्रांसफर। 1858 में एक नया कानून लाया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी, उसका राज खत्म कर दिया गया और सत्ता सीधे चली गई ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। यानी अब भारत पर सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार का राज था। इसी बदलाव के साथ गवर्नर जनरल का टाइटल बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया। अब ये सिर्फ एक नया नाम नहीं था, ये इस बात का ऐलान था कि भारत का शासक अब सीधे ब्रिटेन की महारानी का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है। और हां, कंट्रोल का एक नया सिस्टम भी बनाया गया। सबसे ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट, फिर भारत के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसकी मदद के लिए एक इंडिया काउंसिल और फिर भारत में वाइसरॉय। मकसद साफ था, भारत के मामलों पर लंदन का सीधा और ज्यादा जिम्मेदार कंट्रोल हो। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, नियमों को फिर से लिखना। चलिए देखते हैं कि अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए और दोबारा ऐसी कोई बगावत ना हो, इसके लिए अंग्रेजों ने क्या नई पॉलिसीज बनाई। यहां अंग्रेजों की बदली हुई सोच साफ नजर आती है। अब वो सीधे सीधे इलाके हड़पने की बजाय भारत के राजाओं और जमींदारों को अपनी तरफ कर रहे थे। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि उनके राज्य और जमीनें सेफ रहेंगी। बस एक शर्त थी, उन्हें ब्रिटिश क्वीन को सबसे बड़ा शासक मानना होगा। सेना में तो बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया। आखिर विद्रोह की शुरुआत सिपाहियों ने ही तो की थी, तो अब आर्मी में भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई ताकि कंट्रोल बना रहे। इतना ही नहीं, सेना में भर्ती का पूरा पैटर्न ही बदल दिया। जिन इलाकों से विद्रोही सैनिक आए थे, जैसे अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, वहां से भर्ती लगभग बंद कर दी गई और जोर दिया गया गोरखा, सिख और पठानों की भर्ती पर, जिन्हें ब्रिटिश ज्यादा वफादार समझते थे। अंग्रेजों को लगता था कि इस विद्रोह के पीछे मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है। इसका नतीजा ये हुआ कि उनकी जमीनें और जायदादें बड़े पैमाने पर जब्त की गईं और उन्हें शक और दुश्मनी की नज़र से देखा जाने लगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या 1857 का ये महाविद्रोह रातों रात हो गया था या फिर इसकी जमीन बहुत पहले से तैयार हो रही थी? इसका जवाब हमें मिलता है 1857 से भी 40 साल पहले हुए एक और विद्रोह में। चलिए देखते हैं 1817 की खुर्दा केस स्टडी को, जो अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत ही शुरुआती और अहम बगावत थी। इसकी कहानी शुरू होती है 1803 में, जब अंग्रेजों ने उड़ीसा पर कब्जा किया। इसके बाद की दमनकारी नीतियों से तंग आके 1817 में पाइक समुदाय ने हथियार उठा लिए और ये संघर्ष 1825 तक चलता रहा। मतलब ये एक लंबी लड़ाई थी। खुर्दा में गुस्से की कई वजह थीं। लोगों से उनकी जमीनें छीनी जा रही थीं, टैक्स बहुत ज्यादा था, पेमेंट के लिए एक नई करेंसी थोप दी गई थी और तो और नमक जैसी जरूरी चीज पर भी अंग्रेजों ने अपनी मोनोपोली बना ली थी। इन सब चीजों ने मिलकर एक विस्फोटक माहौल तैयार कर दिया था। और इस विद्रोह के लीडर थे बख्शी जगबंधु। वो राजा के मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनसे उनकी जमीन छीन ली थी। उन्होंने आम लोगों के दर्द को अपना दर्द बनाया और लड़ाई का नेतृत्व किया। तो अब देखते हैं कि इस खुर्दा विद्रोह का 1857 की बड़ी कहानी से क्या कनेक्शन है। ये दोनों घटनाएं आपस में कैसे जुड़ती हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में करीब 5 से 10 हजार पाइक और कंज जनजाति के लोगों ने पूरी शहर पर कब्जा कर लिया था। इससे पता चलता है कि इस विद्रोह को कितना जबरदस्त लोकल सपोर्ट हासिल था। अब दोनों विद्रोहों पर ब्रिटिश रिएक्शन को कंपेयर कीजिए। खुर्दा विद्रोह के बाद उन्होंने कुछ लोकल सुधार किए, कीमतें कम की और मामला शांत हो गया। लेकिन 1857 का विद्रोह इतना बड़ा और फैला हुआ था कि उन्हें पूरे भारत पर राज करने का अपना तरीका ही बदलना पड़ गया। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि 1857 कोई अचानक भड़की आग नहीं थी। खुर्दा जैसे कई विद्रोहों ने दशकों से इसकी जमीन तैयार की थी और 1857 के बाद जो नया ब्रिटिश राज आया, वो असल में इसी विद्रोह से सीखे गए सबकों पर बनाया गया था। तो जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। सोचिए, एक विद्रोह को तो दबा दिया जाता है, लेकिन दूसरा एक पूरे साम्राज्य का नक्शा बदल देता है। आखिर एक चिंगारी और एक धधकती हुई आग में फर्क क्या होता है? 1857, वो साल जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आइए देखते हैं। ये एक चेतावनी थी।
जो भारतीय सिपाहियों ने एक यात्री को दी थी। कुछ बड़ा होने वाला था। तो सवाल ये है कि राइफल कारतूसों की एक मामूली अफवाह ने पूरे देश में आग कैसे लगा दी। सब कुछ शुरू हुआ एक बगावत से, जब सिपाहियों ने अपने अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। और वजह? एक अफवाह कि नए कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। लेकिन देखिए, ये कारतूस तो सिर्फ एक चिंगारी थे। असली आग तो दशकों से सुलग रही थी। भारतीय राजा महाराजाओं से उनकी ताकत और इज्जत सब कुछ छीना जा रहा था। दूसरी तरफ गांवों के किसान और जमींदार भारी टैक्स के बोझ तले अपनी जमीनें गंवा रहे थे। और खुद सिपाही, वो भी कम वेतन और अपनी धार्मिक बेइज्जती से तंग आ चुके थे। लोगों को लगने लगा था कि अंग्रेज जानबूझकर उनके धर्म और रीति रिवाजों को खत्म कर रहे हैं। तो बस दिल्ली में बहादुर शाह जफर को नेता मानते ही ये बगावत एक जन विद्रोह बन गई। एक के बाद एक रेजिमेंट बगावत कर रही थी। लोगों में उम्मीद जगी कि अब बदलाव मुमकिन है। फिर मैदान में उतरे स्थानीय नेता, जिन्होंने लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट किया। अंग्रेजों की हालत पतली थी। उनका सामना सिर्फ सिपाहियों से नहीं, बल्कि पूरे के पूरे गांव से था। इस बगावत का साइज देखकर कंपनी घबरा गई और फिर उन्होंने पूरी ताकत से पलटवार किया। उन्होंने एक प्लान बनाया। इंग्लैंड से और फौज, नए सख्त कानून और फिर मुख्य शहरों पर धावा। दिल्ली पर दोबारा कब्जे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई की शहादत तक इस विद्रोह को कुचलने में 2 साल लग गए। अंग्रेजों ने कंट्रोल तो वापस पा लिया, पर उन्हें एक बात समझ आ गई थी, अब पहले जैसा राज नहीं चलेगा। और सबसे बड़ा बदलाव, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म और ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन शुरू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने इस बदलाव पर मोहर लगा दी। सत्ता अब सीधे लंदन से चलने वाली थी। विद्रोह भले ही नाकाम रहा, पर इसने एक ऐसी चिंगारी जला दी जिसने आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई की नींव रखी।